नैना डॉक्टर साहब के यहाँ परिवार के सदस्य के रूप में सेट हो गई थी। अमन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। समय की नदी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ नैना को सब कुछ सामान्य होता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में तो अभी बहुत कुछ होना बाकी था। डॉक्टर साहब का साला चंद्रेश यूएस में रहता था। उसका संदेश आया कि वह 15 दिन के लिए भारत आ रहा है, डॉक्टर साहब के साथ रहेगा। वह डॉक्टर साहब का इकलौता साला था। पिछले 10 साल से वह यूएस में सेटल था। उसके आने की खबर सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रेश शनिवार की रात फ्लैट से आया था। पहली नजर में ही चंद्रेश को नैना पसंद आ गई। उसे वह किसी भी तरीके से नौकरानी या कुक महसूस नहीं हो रही थी। उसने नैना को प्रभावित करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक दो बार उसने नैना को गिफ्ट आदि से प्रभावित करके आमंत्रित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन नैना ने उसे शालीनता से मना कर दिया। ये बात चंद्रेश को बुरी लगी। उसे ऐसे लगने लगा कि नौकरानी होकर इतना घमंड, लेकिन घर में उसकी स्थिति और परिवार के सदस्यों के साथ उसकी आत्मीयता को देखकर उसने ज्यादा 3-5 करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर के भारतीय मर्द का अहंकार आहत हो चुका था और वह अवसर की तलाश में रहने लगा। एक हफ्ते के बाद रात को अचानक माताजी की तबीयत खराब हुई और उनको सीने में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर साहब को पता चल गया था कि हार्ट अटैक है, इसलिए उसने तुरंत एम्बुलेंस करके माँ जी को अस्पताल पहुंचा दिया। साथ में पत्नी सुहासिनी भी थी। अब घर में केवल चंद्रेश और नैना तथा अमन रह गए थे। माँ जी की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत थोड़ी बिगड़ गई। उन्हें एडमिट रखने की सलाह दी गई। इसे देखते हुए डॉक्टर साहब और सुहासिनी दोनों वहीं पर रुक गए। चंद्रेश को भी उन्होंने सब बताया। चंद्रेश को लगा अवसर आ गया। रात लगभग 11 बजे के आसपास नैना किचन वगैरह समेटकर अपने कमरे में सोने चली गई। चंद्रेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह नैना को पाना चाहता था और ये बढ़िया अवसर आन पड़ा था। रात लगभग 12 बजे वह उठा और नैना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नैना ने डरते हुए दरवाजा खोला। चंद्रेश, नैना एक चाय बना दो। नैना रसोई की ओर बढ़ गई। वह चाय बनाने लगी। पीछे पीछे चंद्रेश भी किचन में आ गया। नैना, आप डाइनिंग में बैठो साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चंद्रेश को ये बात नागवार गुजरी, फिर भी वह वहां से जाकर डाइनिंग में बैठ गया। थोड़ी देर में नैना चाय बनाकर ले आई। चंद्रेश चाय पीते हुए उसकी तारीफ करने लगा। नैना परेशान होने लगी। उसे चंद्रेश की नीयत सही नहीं लग रही थी। तभी अमन की आवाज आई। नैना को मौका लगा और वह कमरे में चली गई। नैना ने अमन को चुप कराकर सुला दिया। चाय पीने के बाद चंद्रेश नैना को आवाज लगाकर कमरे में चला गया। नैना उठकर गई और उसने कप किचन में ले जाकर धोया और उसे रैक में जमा कर वापस लौटने लगी। उसे मन में कुछ खटका सा लगा और सुरक्षा के लिहाज से किचन में रखा हुआ एक चाकू उसने अपने साथ रख लिया। उसके बाद वह जाकर चाकू को तकिए के नीचे रख अपने बिस्तर पर सो गई। आधा पौन घंटे के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसकी नींद खुली। वह समझ गई कि यह चंद्रेश है। उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही चंद्रेश ने नैना का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर की ओर खींचा। नैना ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रेश ताकतवर था। उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। वह अपनी असली औकात पर आ चुका था। नैना को पाने की इच्छा उसके अंदर इतनी बढ़ गई थी। वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने नैना के कपड़े फाड़ दिए। दोनों के बीच खींचतान चलने लगी। नैना ने हिम्मत नहीं हारी। जब उसका हाथ थोड़ा फ्री हुआ तो उसने तकिए के नीचे से चाकू निकालकर चंद्रेश के ऊपर 3-4 बार कर दिए। अचानक चाकू की चोट लगने पर चंद्रेश घबरा गया। उसके शरीर से खून निकलने लगा था। सामने खड़ी हुई नैना उसे अब राक्षसी लग रही थी, क्योंकि वह 4-5 चाकू के बार मारने के बाद रुकी नहीं थी, बल्कि चाकू लेकर उसकी तरफ वार करने को तैयार थी। चंद्रेश को वहां से भाग निकलना ज्यादा अच्छा विकल्प लगा। तब तक नैना उसके ऊपर 3-4 चाकू के बार और आकर कर चुकी थी। उसके शरीर में कई जगह चोट लगी थी और खून बह रहा था। वहां से भागकर जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो नैना भी उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंची। इससे घबराकर चंद्रेश ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया
तो नैना ने भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपनी हालत देखी। गाउन कई जगह से फट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह मजबूर थी तब डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार ने उनका साथ दिया था। वह उनकी इज्जत पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए एहसानों के बदले अपनी इज्जत देना भी उसे गवारा नहीं था। तो उसे लगा कि ऐसी स्थिति में यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने अपने कपड़े बदले। अमन को खुद से चिपकाकर सोचने लगी कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह चुपचाप उठी, तैयार हुई, अमन को भी तैयार किया, अपना जरूरी सामान समेटा और वहां से निकल गई। नैना घर से बाहर निकलने से पहले बद्री चाचा को फोन लगाती है। बद्री चाचा इतनी रात को नैना की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं डॉक्टर साहब की माताजी को कुछ हो तो नहीं गया। बद्री चाचा ने नैना से पूछा, बेटा क्या हुआ, माताजी ठीक तो है ना, हॉस्पिटल से कोई खबर आई है क्या? नैना घबराते हुए बोलती है, नहीं चाचा जी, वहाँ तो सब ठीक हैं, पर यहाँ वह चंद्रेश ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, पर मैंने भी हार नहीं मानी, चाकू से वार कर दिया। बद्री चाचा घबरा गए, क्या वह मर गया? नैना, नहीं चाचा जी, वह घायल है और अपने कमरे में है, पर मैंने उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ रह नहीं सकती, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, आप यहाँ आकर संभाल लेना, मैं अपना और अमन का ध्यान रख लूंगी, कहकर नैना फोन रख देती है और अपना और अमन का सामान उठाकर घर का दरवाजा बाहर से बंद करके घर से बाहर निकल जाती है। 5 मिनट बाद बद्री चाचा वहां पहुंच जाते हैं। वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर नैना को कमरा खोलकर देखते हैं। वहां कोई नहीं था सिवाय पलंग पर फटी हुई नैना की गौन के। बद्री चाचा नैना का गौन संभाल कर अलमारी में रख देते हैं और फिर चंद्रेश का कमरा बाहर से खोलते हैं, पर कमरा तो अंदर से बंद था। बद्री चाचा आवाज देते हैं, दरवाजा खोलिए, मैं बद्री हूँ। बद्री की आवाज सुनकर चंद्रेश दरवाजा खोल देता है। चंद्रेश के हाथ में सीने में सब जगह से खून बह रहा था। बद्री चाचा तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर मलहम पट्टी करते हैं और एक गिलास पानी देते हुए चंद्रेश को बोलते हैं, ये आपने ठीक नहीं किया, और वहां से चले जाते हैं। नैना को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रात को वह कहाँ जाए। उसे जलाराम स्नैक्स का ध्यान आता है। ये वही दुकान है जहाँ से डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी समोसा जलेबी मंगाते थे। वह घर के पास ही था और वहाँ उसका हफ्ते में 1-2 चक्कर लग ही जाता था, इसलिए वे लोग भी उसे जानते थे। दुकान की मालकिन एक अच्छी महिला थी और नैना के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी नैना अमन को भी अपने साथ लाती थी। बातचीत के दौरान नैना ने अपने साथ घटी हुई दुखद घटनाओं के बारे में भी उसको जानकारी दे दी थी। वह उसे अपनी छोटी बहन के जैसे मानती थी, इसलिए नैना को लगा कि हो सकता है वह ऐसे समय में उसे आसरा देने को तैयार हो जाए। जो कुछ घटा था उसके बाद वह उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसे अपने और अपने अमन की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। नैना सीधे जलाराम स्नैक्स के सामने रुकती है और दरवाजा खटखटाती है। 10 मिनट खटखटाने के बाद वहां के मालिक सुदामा भैया और उनकी पत्नी सुषमा हाथ में एक बड़े बांस का डंडा लेकर आकर दरवाजा खोलते हैं। इतनी रात को दरवाजा खटखटाने से वे भी घबरा गए थे और किसी अनहोनी की आशंका से डंडा साथ में लेकर आए थे। नैना को सामान लेकर इतने रात में अपने सामने देखकर सुषमा पूछती है, नैना इतनी रात को यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतना सुनते ही नैना सुषमा दीदी से लिपट जाती है और अपनी आप बीती सुनाती है। सुषमा दीदी नैना को शांत कराती हैं और सुदामा भैया को पानी लाने को बोलती हैं। सुदामा भैया अमन को गोदी में ले लेते हैं और नैना को पानी का गिलास देते हैं। नैना पानी पीकर वहां बैठ जाती है। नैना सुषमा दीदी से पूछती है कि आपकी दुकान में मुझे काम मिल सकता है? सुषमा दीदी सुदामा भैया को देखती हैं और दोनों 1 मिनट बोलकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। सुदामा भैया बोलते हैं, जवान लड़की है, बच्चा भी छोटा है और पता नहीं इसे खाना ठीक से बनाना भी आता है या नहीं। सुषमा दीदी बोलती हैं, डॉक्टर साहब के घर में जब से लगी है तब से उन लोगों ने बाहर से नाश्ता मंगाना बंद कर दिया। सुहासिनी मैडम भी नैना की तारीफ करते नहीं थकती। डॉक्टर साहब की माताजी भी नैना को अपनी बेटी जैसा स्नेह करती हैं। मुझे विश्वास है कि उसने जो भी बताया सच ही होगा। बहुत स्वाभिमानी है नैना।
सुदामा भैया आखिर में मान गए। उन्होंने नैना और अमन को एक कमरा दिखाया और दोनों सब बंद करके अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह नैना अपनी आदत के अनुसार जल्दी उठ जाती है। वह नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और सीधे मंदिर में जाकर दिया और धूप जलाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि यहाँ का काम पूरा मन लगाकर कर सकूं और पुरानी बातें सब भूल जाऊं ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना करके नैना रोज अपनी आप बीती अपने भगवान से शेयर करती थी, जैसे कोई अपने दोस्त से शेयर करता है। उसके बाद नैना के अंदर एक अलग ही उमंग आ जाती थी। वह पूजा के बाद सीधे उठकर किचन की तरफ जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। सुदामा भैया जब उठकर आते हैं तो मंदिर में जोत जली हुई थी। सारा कमरा धूप से महक रहा था और किचन से चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की बढ़िया खुशबू आ रही थी। सुदामा भैया तुरंत वापस अपने रूम में जाते हैं और अपनी पत्नी सुषमा को बुलाते हैं। सुषमा जी पूछती हैं, क्या हुआ, अभी थोड़ी देर और सोने दीजिए। ये कहकर वह करवट बदलकर सो जाती हैं। सुदामा भैया से रहा नहीं जाता, फिर वह पुकारते हैं, सुषमा जल्दी उठो प्लीज, एक अर्जेंट बात है। ये सुनकर सुषमा जल्दी से उठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ बताओ। तभी सुदामा जी उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चलने को कहते हैं और सीधे मंदिर की तरफ ले जाते हैं। सुषमा जी वहां का नज़ारा देखकर समझ जाती हैं कि नैना नॉर्मल हो गई है और किचन का काम संभाल लिया है। सुषमा जी का घर धूप से महक रहा था। घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी। वह किचन में जाकर देखती हैं तो नैना चाय कप में डाल रही थी और नाश्ता थाली लगा चुकी थी। नैना कप और प्लेट लेकर जैसे ही मुड़ती है, सुषमा दीदी उसे दरवाजे पर मुस्कुराती हुई मिलती हैं। नैना सुदामा भैया और दीदी को डाइनिंग टेबल पर आने को कहती है और दोनों के लिए थाली और चाय परोस देती है। सुषमा दीदी को बहुत दिनों बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उठते ही हाथों में चाय नाश्ता, वह भी एकदम स्वादिष्ट। दोनों नैना को भी अपनी थाली लगाने को बोलते हैं, पर वह साथ में बैठने से मना कर देती है और चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाकर बैठती है। सुदामा भैया के मन में नैना को खाना बनाने को लेकर जो भी भ्रम था वह अब टूट चुका था। वह नाश्ता खाकर सुषमा जी से बोलते हैं कि हमने नैना को रखकर ठीक किया। दोनों मजे से नाश्ता और चाय पीकर सामने बैठक में चले जाते हैं। नैना भी अपना नाश्ता पूरा करके बैठक में चली जाती है। सुषमा जी नैना को बताती हैं, हमारा नाश्ता स्नैक का काम है। समोसा, जलेबी, कचौरी, मंगोड़ी, बड़ा पाव, दाल बड़ा और भजिया आदि सब आइटम गर्मा गर्म बनाकर कस्टमर को दिया जाता है। एक कुक आता है 9 बजे, वह सब बनाता है और एक बाई आकर सारे बर्तन धोती है और तुम्हारे भैया काउंटर संभालते हैं। मैं सबको सर्व करती हूँ। पर आज से हम दोनों ये काम साथ मिलकर करेंगे, पर हम तुमको ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे डॉक्टर साहब जैसा। नैना बोली, आप जितना भी दोगे मुझे मंजूर है। अगले 2 दिन में नैना ने वहाँ का सब काम सीख लिया। अमन भी दुकान में आ जाता। सुदामा भैया काउंटर के साथ अमन का भी ध्यान रखते थे। नैना के आते ही वहाँ कस्टमरों की संख्या भी बढ़ने लग गई थी। उधर हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब, माता जी और सुहासिनी जी जब घर आए तो चंद्रेश ने दरवाजा खोला। सुहासिनी जी माता जी को कमरे में लेटाकर जब नैना के कमरे में गईं तब वह वहाँ नहीं थी, न ही उसका सामान था। सुहासिनी जी अलमारी खोलकर देखती हैं तो नैना का गाउन, जो कि पूरी तरह से फटा हुआ था, वहाँ पर संभाल कर रखा हुआ था। उसे देखकर वह समझ जाती हैं और वह बद्री को फ़ोन करती हैं। बद्री उनको सारा मामला बता देते हैं। सुहासिनी जी को अपने भाई चंद्रेश पर बहुत गुस्सा आता है। वह सबसे पहले डॉक्टर साहब को जाकर सारी बातें बताती हैं। फिर वे दोनों साथ में मिलकर चंद्रेश के कमरे में जाते हैं, उसे जोर से फटकार लगाते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं। वे बद्री को बुलाकर नैना और अमन कहाँ है जानकारी लेते हैं। बद्री उन्हें सब बताते हैं और चंद्रेश को स्टेशन छोड़कर आते हैं। उधर माताजी अमन और नैना को पुकार रही थीं। शरीर में अभी कमजोरी थी, वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर साहब माताजी के कमरे में जाकर सारी बातें बताते हैं और नैना और अमन घर छोड़कर चले गए हैं ये भी बताते हैं।
माताजी एकदम दुखी हो जाती हैं। वह नैना और अमन को वापस अपने पास बुलाने को बोलती हैं। डॉक्टर साहब उनसे एक दिन का समय मांगते हैं। नैना के आ जाने से जलाराम स्नैक्स में कस्टमर तो रोज बढ़ ही रहे थे और सुषमा दीदी को भी बहुत आराम हो गया था। एक तरह से उनका काम आधे से भी कम रह गया था, क्योंकि नैना होटल के काम के साथ साथ घर के काम में भी उनकी काफ़ी मदद कर देती थी। होटल का काम 9 से 1 बजे तक होता था, फिर सभी दुकान बंद करके घर चले जाते थे। घर जाते ही सब 1.5 घंटे आराम करते थे। उसके बाद सुषमा जी दोपहर का खाना बनाती थीं। दुकान शाम को 5 से 9 बजे तक खुलती थी। नैना ने आने के 1-2 दिन बाद घर का खाना बनाने का काम भी अपने हाथ में ले लिया था। नैना अब आधा घंटा आराम करने के बाद खाना बनाने लगी थी। वह 1 घंटे में दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाकर टेबल में रख दिया करती। सुदामा भैया, जिनको 3 बजे से पहले खाना नसीब नहीं होता था, वह अब 2:30 बजे तक खाना खा लेते थे। नैना के हाथ में हुनर तो था ही, वह खाना लाजवाब बनाती थी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर सुदामा जी भी आनंदित थे। सुषमा जी भी नैना और अमन के साथ भोजन करती और फिर सब समेटकर वापस अपने अपने कमरे में चले जाते। 4:30 बजे के आसपास फिर से उनका काम चालू हो जाना था। 3-4 दिन बीते होंगे। खाना खाकर नैना अमन को सुलाने अपने कमरे में चली गई थी। जब शाम को 4 बजे डोरबेल बजा, सुषमा दीदी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर साहब और सुहासिनी जी आए हुए थे। सुषमा जी ने उनको अंदर आने को कहा। सुषमा जी समझ गई थीं कि ये दोनों नैना को वापस बुलाने आए हैं। बड़े बेमन से उनको बैठाकर सुषमा जी नैना के कमरे में उसे बुलाने चली गईं। अमन सो चुका था और नैना की भी आंख लग गई थी। सुषमा दीदी ने नैना को हिलाया। नैना ने आंख खोलकर देखा तो सुषमा दीदी ने बोला, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। एक पल के लिए नैना को लगा बद्री चाचा और चाची आए होंगे, तो वो झट से उठकर बाहर आ गई। बैठक में डॉक्टर साहब और सुहासिनी जी को देखकर नैना हैरान होती है। नैना सुहासिनी जी से घबराकर पूछती है, माताजी ठीक तो है ना? आप लोग हॉस्पिटल से कब आए? सुहासिनी जी नैना का हाथ पकड़कर बोलती हैं, माताजी ठीक हैं, कल उनकी छुट्टी हुई, पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रही हैं। तुम कैसी हो नैना? हम दोनों तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। चंद्रेश ऐसा गलत काम करेगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही हमें सब बातें पता चली तो तुरंत हमने चंद्रेश को घर से निकाल दिया है। विश्वास नहीं होता तो अपने बद्री चाचा से पूछ लो। नैना ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें भीग गई थीं। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे 5 मिनट लगे अपने आप को संभालने में। नैना बोली, आप लोग तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप लोगों ने उस समय मुझे सहारा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर यह सब अचानक ऐसा हो जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए वह घर मंदिर से कम नहीं था। माताजी से जो स्नेह और दुलार मिला मैं वह कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर उसी मंदिर में मेरे साथ जो हुआ वह हादसा भी मैं भूल नहीं सकती। वह कमरा मुझे उस हादसे की बार बार याद दिलाएगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ दिन में माताजी से मिलने वहाँ जरूर आऊँगी, पर अभी नहीं। ये कहकर नैना दौड़ते हुए अपने कमरे में लौट जाती है। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को समझाते हैं, सुहासिनी ये सही कह रही है, उसको थोड़ा समय दो। दरअसल सुहासिनी जी के प्राण तो अमन में अटक गए। वह अमन को देखे बिना जाना नहीं चाहती थीं। डॉक्टर साहब उन्हें किसी तरह खींचकर अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर सुहासिनी जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माता जी भी समझ रही थीं कि अमन के बिना सुहासिनी जी को कैसा लग रहा होगा। सब अमन को ऐसे ही प्यार करते थे। सुहासिनी जी के लिए तो वह अपने खुद के बच्चे जैसा हो गया था। पहले की बात अलग थी। बांझपन को उन्होंने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। जीवन के सूनेपन से वह समझौता कर चुकी थीं। डॉक्टर साहब और माताजी भी इसे स्वीकार कर चुके थे, लेकिन अमन के घर में आ जाने से, उसकी बाल सलभ क्रियाओं को देखकर और उसे काफ़ी दिनों तक अपने आसपास पाकर उनकी सोई हुई ममता जाग गई थी। उसका इस प्रकार से चले जाना उनके लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका खुद का बेटा उनसे दूर हो गया हो। कुल मिलाकर उन तीनों यानी डॉक्टर साहब, सुहासिनी जी और माता जी के लिए अमन के बिना गुजारा करना मुश्किल हो रहा था।
ऐसे में माताजी को एक ज़बरदस्त आइडिया सूझता है। वह उस आइडिया को डॉक्टर साहब को बुलाकर उनको धीरे से बताती हैं। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक पल के लिए संभावना के भाव आते हैं। फिर वह दुखी होकर कहते हैं, नहीं माँ, ये नैना को कभी मंजूर नहीं होगा। वह इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। डॉक्टर साहब माँ की बात को पूरी तरह से टाल भी नहीं पाए। माँ ने बद्री को बुलाने की सलाह दी और बद्री को मिलने आने का संदेश भेजने की योजना बनाई। डॉक्टर साहब ने बद्री को फोन करके आकर माँ जी से मिलने की बात कही। बद्री शहर से बाहर था। वह डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं जा पाया क्योंकि वह कुछ काम में फंसा हुआ था। उसने 2-3 दिन के बाद आने की बात कही। बद्री को अपना काम निपटा कर आने में 1 हफ्ते के आसपास का समय लग गया। इस बीच डॉक्टर साहब की पत्नी जिद करके 2 बार उनके साथ अमन को मिलने के लिए नैना के पास चक्कर मार आई। अमन का भी लगाव उनके साथ काफ़ी ज़्यादा था। वह भी उनको देखकर खुश हो जाता। पहले पहल तो नैना को भी इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन आगे जो होने वाला था वह उसके लिए दिक्कत पैदा करने वाला था। हफ्ते भर के बाद बद्री वापस लौटा और डॉक्टर साहब के घर माँ जी से मिलने के लिए पहुंचा। उन्होंने उन्हें बैठाकर चाय वगैरह पिलाया। उसके बाद बात शुरू की, देखो बद्री, हम चाहते हैं कि नैना वापस हमारे यहाँ काम पर आ जाए। चंद्रेश ने जो भी किया था गलत किया था और उसे घर से भगा दिया गया है। डॉक्टर साहब और सुहासिनी की तो उसमें कोई गलती नहीं है। तुम भी जानते हो कि उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह अमन का ख्याल रखा है। अमन के जाने के बाद सुहासिनी की हालत तो तुम देख ही रहे हो। बद्री दरवाजे पर सुहासिनी को देख चुका था। उनके चेहरे पर तनाव और निराशा दिखाई दे रही थी। बीमार तो वे पहले से ही थीं। ऊपर से अमन के चले जाने से उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे और भी बीमार चल रही हों। माताजी ने आगे कहा, तुम कोशिश करो कि नैना वापस यहीं पर काम पर लग जाए जहाँ पर वह काम कर रही है। वहाँ उसे तनख्वाह भी तो कम ही मिल रही होगी। यहाँ रहेगी तो उसका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा और अमन भी लाड़ प्यार में पलेगा। उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम अच्छी तरह से करेंगे। तुम उसे समझाने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि अगर वह यहाँ आकर रहेगी तो उसके और अमन दोनों के लिए अच्छा है। बद्री उनकी बातों को समझ रहा था। उसे ये भी लग रहा था कि नैना के लिए ये एक अच्छा अवसर है, क्योंकि सुषमा के होटल की नौकरी में वाकई उसे काफ़ी कम पैसे मिल रहे थे। यहाँ पर भी उसे कोई विशेष सुरक्षा मिलने वाली नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार की घटना डॉक्टर के यहाँ हुई, उसे देखते हुए वह वहाँ सुरक्षा की बात बोल भी नहीं सकता था। लेकिन उसे ये निश्चित लग रहा था कि एक बार इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद डॉक्टर साहब नैना की सुरक्षा पर अलग से ध्यान जरूर देंगे। अगर वह डॉक्टर के यहाँ काम करती है तो एक तो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी रहेगी और दूसरा अमन अच्छी तरह से पल जाएगा। ये विचार भी उनके मन में आया। उसने माँ जी को आश्वासन दिया, मैं कोशिश करता हूँ माँ जी, नैना को एक दिन आपसे मिलाने के लिए लेकर आता हूँ। ये सारी बातें मैं तो आपकी तरह समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप उसे समझा देना। माँ जी भी दरअसल यही चाहती थी कि नैना एक बार उसके पास आ जाए और फिर वह अपनी बात से उसको मनाने की कोशिश करेंगी। उन्हें विश्वास था कि नैना उनकी बातों को समझेगी। उनके दिमाग में जो चल रहा था वह ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से चलने वाली बात थी, लेकिन निर्णय फिर भी नैना को ही करना था। बद्री चाचा दूसरे दिन नैना के पास मिलने पहुंचे। उस समय होटल बंद होने का टाइम हो रहा था। सुषमा भी बद्री को जानती थी। बद्री चाचा ने अपने आने का मतलब बताया, नैना के साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। सुषमा नहीं चाहती थी कि नैना जैसी वर्कर उनके हाथ से छूट जाए, क्योंकि उसने आते ही आधे होटल और घर का काम संभाल लिया था। उसके जैसी कुशल कुक के रहते उनका होटल का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक बड़ी बहन जैसा भाव नैना के लिए था। वह भी चाहती थी कि नैना अच्छे जगह पर सुरक्षित रह सके। डॉक्टर साहब का घर इस मामले में उनके होटल से ज़्यादा अच्छा था। नैना को और बच्चे को एक बेहतर जिंदगी वहाँ मिल सकती थी। उसने भी नैना को समझाया, देख नैना,
तू यहाँ रहेगी तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि तू जैसा काम करती है वैसा काम करने वाला कोई मिलता नहीं है। तूने तो आते ही आधे काम को संभाल लिया है। तेरे भैया भी तेरी तारीफ करते थकते नहीं हैं, लेकिन तुझे मैं अपनी छोटी बहन जैसे मानती हूँ। तेरे से मुझे एक अलग ही लगाव है। अमन भी मुझे अपने घर के बच्चे जैसा लगता है। यहाँ होटल में जिस तरह का माहौल है उसमें वह पढ़ लिख पाएगा या उसका हम लोग ध्यान रख पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। डॉक्टर साहब के यहाँ तुझे ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ तुझे माहौल भी अच्छा मिलेगा और यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। एक बार मिलके बात करके देख ले, अगर जमता है तो मुझे लगता है वहाँ काम करना तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्रेश तो वहाँ से चला गया है। आगे से कोई आएगा तो थोड़ी और सावधान रहना। दोनों के इस प्रकार समझाने से नैना आखिरकार माजी से मिलने को तैयार हो गई। वह बद्री चाचा के साथ खाना खाने के बाद अमन को सुषमा जी के पास छोड़कर माजी से मिलने पहुंची। सुहासिनी नैना को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसकी आंखें अमन को खोज रही थीं। उसे साथ में ना पाकर उन्हें दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की, जिसे नैना भी भांप गई। डॉक्टर साहब की माताजी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। नैना ने चरण स्पर्श किए। माजी ने हालचाल पूछा, सारी घटनाओं के बारे में बातें की और अपना दुख भी जताया। चंद्रेश को गालियां दी। कुछ बातें हुई, उसके बाद फिर उन्होंने टॉपिक पर बात करना प्रारंभ किया और बोली, नैना देख बेटा, मैं जो बोल रही हूँ उसे तू थोड़ा दिमाग से सोचना। तू अभी जहाँ काम कर रही है वह एक होटल है। होटल में 50 किस्म के लोग आते हैं। उन सब के बीच में इस उम्र का अमन बैठा रहेगा तो क्या सीखेगा? तू भी तो अपने काम के बीच में उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी। यहाँ पर देख, तू अपना काम भी आराम से कर सकती थी। अमन को हम लोग देख लेते थे। रही चंद्रेश वाली बात, तो वह गलती हम लोगों से हो गई, लेकिन आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे। किसी को अपने यहाँ नहीं रुकवाएंगे तो भी तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है हमारा। तुम वापस आ जाओ, यहीं आकर तुम फिर से काम करना चालू कर दो। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद अभी भी हम लोग याद करते हैं। तुम आ जाओ बेटा, हम तुम्हारा और अमन का पूरा ध्यान रखेंगे। माँ जी ने अपनी तरफ से नैना को वापस लाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। नैना ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर माँ जी से कहा, माँ जी मुझे 2-3 दिन सोचने का समय दीजिए, मैं सोचकर आपको बताती हूँ। ये सुनते ही माँ जी समझ गईं कि नैना वापस आने के मूड में नहीं है। वह जानती थी कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। उसने कहा, ठीक है नैना, तुम कब आओगी? नैना बोली, आज सोमवार है, मैं गुरुवार को आती हूँ। माताजी ने सहमति में सिर हिला दिया। नैना बद्री चाचा के साथ वापस लौट गई। होटल में पहुंचने के बाद बद्री चाचा ने सुषमा को सारी बात बताई। सुदामा भैया भी साथ में बैठे थे। उन दोनों की भी राय यही थी कि डॉक्टर साहब के यहाँ नौकरी करना नैना के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सभी का एक मत होना नैना के मन में विचलन तो पैदा कर रहा था, लेकिन वह अभी भी किसी फैसले तक पहुँच नहीं पाई थी। उसने तीनों से कहा, मैं 2-3 दिन सोचना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी सही फैसले पर पहुँच पाऊंगी। रात को सोने से पहले उसने कान्हा जी के सामने अपनी बात रखी और कहा, कान्हा जी, मुझे फैसले तक पहुँचने में मदद करो। कान्हा जी फोटो में मुस्कुराए, क्योंकि फैसला तो नैना को ही करना था। नैना के मन में दोनों प्रकार के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। एक तरफ उसे ये बात सही लगती कि डॉक्टर साहब के यहाँ अमन की परवरिश अच्छे से हो जा रही थी, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पैसे भी उसके काफ़ी बच जा रहे थे, सब तरह से वहाँ ठीक ठाक था। मगर फिर भी वहाँ जो कुछ घटा था वह उसे बार बार अपनी आंखों के सामने दोबारा होता हुआ दिखाई देता था। जब भी ऐसा होता उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती और उसे लगता कि ये फिर दोबारा भी तो हो सकता है। ऐसी स्थिति में बचने का कोई रास्ता ना मिला तब मैं क्या करूँगी? यहाँ कम से कम सुरक्षित तो हूँ। मन में ये विचार आते ही सारी चीज़ें बदल जाती थीं। 2-3 दिन सोचने के बाद वह इस फैसले पर पहुंची कि वह वापस नहीं जाएगी। जब उसका फैसला पक्का हो गया तो उसने बद्री चाचा को फ़ोन कर दिया। बद्री चाचा आए और उसे लेकर माँ जी के पास पहुँचे। जब माँ जी के पास पहुँचे तो सुहासिनी उम्मीद के साथ बैठी हुई थी कि नैना शायद अमन के साथ वापस आ जाएगी, लेकिन नैना आज भी बिना अमन के आई थी। इस बात से उनको एहसास हो गया था कि नैना उनके प्रपोजल को मना करने के मूड में आई है।
उन्होंने दुनिया देखी हुई थी और चीजों की बारीकियां वे समझती थीं। बातचीत चालू हुई। आखिर बात मुद्दे पर पहुंची और नैना ने अपना निर्णय उनको कहा। माँ जी, आपकी बात सही है। आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरी मदद की, मुझे नौकरी पर रखा। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। इस घर में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें आप लोगों की गलती नहीं थी। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे वह वाकया फिर से याद आने लगता है और वह मुझे बहुत बेचैन करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर फिर से काम कर पाऊंगी। माँ जी ने शांतिपूर्वक सारी बातों को सुना और बोली, ठीक है नैना, तुमको जैसा उचित लगे तुम वैसा करो। मैं सोच रही थी कि अगर तुम यहीं आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ। अगर तुमको ठीक लगे तो तुम उसे स्वीकार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। माँ जी ने कहा, देख बेटा नैना, मैंने दुनिया देखी है, इसलिए जो बात कह रही हूँ उसे ध्यान से और दिमाग लगाकर सुनना, फिर फैसला करना। नैना ने माँ जी को तनाव भरी नज़रों से देखा। माँ जी आगे बोली, नैना, अभी तू जवान है, तेरे पास अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। तू दोबारा शादी करके घर बसा सकती है और बच्चे भी पैदा कर सकती है, लेकिन बहू के बारे में तुम जानती हो कि उसके बच्चा होने की संभावना नहीं है। अमन अभी बहुत छोटा है, उसे तुम्हारा नया पति शायद दिल से स्वीकार भी ना कर पाए। अगर तुम अमन को बहू को दे दो तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी बन जाएगी। उसकी परवरिश हम अपने बच्चे की तरह सबसे बढ़िया ढंग से करेंगे। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। उसकी ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी चीज़ें हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में होगा। आखिर में वह हमारे इस पूरे जायदाद का वारिस भी बनेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई संतान तो बहू को है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। ये बात तो तुम भी जानती हो। कुल मिलाकर तुम ये मानकर चलो कि तुम्हारे बेटे के लिए ये शानदार भविष्य का दरवाजा खुल जाएगा। हम तो चाहेंगे कि तुम भी यहाँ पर हमारे साथ ही रहो। जब तक तुम्हें अपने लायक कोई लड़का नहीं मिल जाता या तुम किसी से शादी करने का मन नहीं बना लेती, तब तक तुम यहीं रहो साथ में। हम इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढंग से संपन्न करेंगे। तुमसे अमन को कागजी कार्यवाही करके गोद लेंगे। हम उसके नाम से वसीयत करने को भी तैयार हैं कि जब वह बालिग होगा तो इस पूरे जायदाद का मालिक होगा। जब भी तुमको कोई सही आदमी मिले, जब भी तुम्हारी शादी करने की इच्छा हो, तो तुम्हारी शादी का जो भी खर्च होगा वह हम उठाएंगे। अपने घर से जैसे बेटी को विदा करते हैं, ठीक वैसे ही हम तुझे विदा करेंगे। तुम दोबारा शादी करना चाहोगी तब भी अमन तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत तो पैदा करेगा ही। आमतौर पर दूसरी शादी में बच्चे को स्वीकार करने में लड़के वाले झिझकते हैं। वैसी स्थिति में वहाँ पर हो सकता है कि उसे तकलीफ उठानी पड़े। यहाँ रहेगा तो तुम भी जानती हो, हम उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे, हर खुशी देंगे जो हम दे सकते हैं। एक तरह से तुम समझ लो कि तुम्हारा बच्चा राजकुमार की तरह पलेगा। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो जब तक तुम चाहो यहीं रह सकती हो। नैना फिर कंफ्यूज हो जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं ये सोचकर कि अमन उसके साथ नहीं रहेगा, वह उसके बिना कैसे रहेगी। उसकी आंखें छलक जाती हैं, रुंधे गले से वह बोल उठती है, एक माँ अपने बच्चे को किसी और को कैसे दे सकती है। अमन तो मेरी जिंदगी का सहारा है, अब मेरी जिंदगी में उसके अलावा है ही क्या। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल जाती है। माँ जी बद्री से बोलती हैं, देखो बद्री, तुम भी जानते हो कि जो मैं कह रही हूँ उससे अमन की जिंदगी बन जाएगी। तुम भी उसे समझाने की कोशिश करो। बद्री सारी बातें सुन चुका था। उसे भी लग रहा था कि ये तो अच्छा है कि बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देना, ये भी तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। नैना अगर अपनी इच्छा से दे दे तो अलग बात है, लेकिन कैसे एक माँ से उसका बच्चा छीन लेंगे। ये सोचकर बद्री ने भी हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि नैना को जाकर कोई बात कह सके, इसीलिए वहां से वह सीधे अपने घर की ओर चला गया। नैना अपने आंसू पोंछते हुए होटल पहुंच गई। सुषमा ने उसकी लाल लाल आंखों को देखकर उससे पूछा, क्या हो गया नैना, कुछ कह दिया क्या उन्होंने। नैना सीधे अपने कमरे में गई और अमन को अपने सीने से चिपकाकर फपक फपक कर रोने लगी। सुषमा भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे पर पहुंच गईं। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। उसने उसके सर को सहलाया, पीठ थपथपाई, फिर पानी लाकर पिलाया।
तो थोड़ी देर में नैना शांत हुई। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नैना रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। उसने अमन को जोर से अपने सीने से चिपका लिया। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर अमन भी रोने लगा था। सुषमा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे शांत कराने लगी। उसने नैना से कहा, तुम इस तरह से रोगी तो बच्चा भी तो रोएगा, शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। नैना सुबकती सुबकती थोड़ी देर में शांत हुई। उसके बाद उसने सारी कहानी कह सुनाई। बोलो दीदी, मैं अपना बच्चा उसको कैसे दे दूं? ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसके लिए तो मैं घर छोड़कर अपने पति को छोड़ के निकली थी। वह नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी? उसकी बात को सुनकर सुषमा के मन में भी यही विचार आया कि बच्चे की जिंदगी तो बन जाएगी, लेकिन फिर वही बात कि एक माँ से उसके बच्चे को आप अलग कैसे कर सकते हैं। बद्री घर लौटा तो उसे सबसे पहले नैना के मामा का ख्याल आया। उसने मामा को फोन करके कहा, नैना थोड़ी परेशानी में है, अगर तुम आ जाओ तो अच्छा होगा। मामा बेचैन हो गए। क्या हो गया बद्री, कुछ तो बताओ। बद्री ने उन्हें बच्चे के गोद लेने की बात वगैरह बताई, लेकिन चंद्रेश वाली बात को छुपा गए। मामा को भी बात अच्छी लगी, लेकिन फिर वही कि बच्चे से माँ को अलग कैसे किया जाए। जो भी हो, उन्होंने सोचा कि ऐसे समय में नैना को उनकी जरूरत है और वे रवाना हो गए। अगले दिन सुबह सुबह जब बद्री के यहाँ पहुंचे तो बद्री ने सारी बात डिटेल के साथ उनको समझा दी। दोनों दोस्त मिलकर सोचने लगे। बद्री की पत्नी ने भी जब ये बात सुनी तो उसे भी लगा कि बच्चे की जिंदगी के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही था कि नैना के लिए अमन के अलावा इस दुनिया में जीने का कोई सहारा नहीं है, वह कैसे उसे दे देगी। तीनों ने काफी माथापच्ची की, लेकिन उनको भी कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि जो नैना कहेगी हम उसका समर्थन करेंगे, और फिर मामा को लेकर बद्री होटल की ओर रवाना हो गए। वह 2:30 बजे के आसपास का समय था। होटल बंद हो चुका था, सब खाना खा चुके थे। बद्री और मामा घर से खाना खाकर निकले थे, तो खाने की व्यवस्था करने का भी कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने जाते ही नैना से चर्चा की। नैना मामा को देखकर खुश हुई, उनके गले लगकर रोने लगी। उसके आंसू बरसने लगे, क्योंकि चेतन और सारी दुनिया से जब सहारा नहीं मिला था तब मामा ही उसका अकेला सहारा थे। उन्हें इस प्रकार से अपने पास देखकर नैना बहुत खुश हुई। उसने रोते रोते मामा को कहा, मामा जी, मैं अमन को नहीं छोड़ना चाहती। अमन नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी। मामा ने उसे कहा, तो तू डॉक्टर साहब के यहाँ ही रह ले, अमन भी तेरी नज़रों के सामने रहेगा। नैना ने कहा, नहीं मामा जी, बे तो उसे गोद लेना चाहते हैं। मैं वहाँ उसकी माँ थोड़ी रह जाऊंगी, वहाँ तो मैं उसकी आया बन जाऊंगी। माँ तो मैडम रहेंगी ना, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। अगर मैं वहाँ रही तो नौकरानी का बेटा वाली छाप तो उसके ऊपर हमेशा लगी रहेगी। उसे समाज सम्मान कहाँ देगा। मेरे बच्चे को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ेगा, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मामा, सुषमा और बद्री चाचा सब सोच में पड़ गए। नैना की बात थी तो सही, उन परिस्थितियों में उसका वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। सब कंफ्यूज हो गए। आखिर उन्होंने नैना से कहा, तो अब तू ही बता कि क्या करेगी। नैना ने कहा, मामा जी, मैं अगर यहाँ रहूंगी तो ये तो डॉक्टर साहब के घर के पास ही है। मैडम आती हैं, आती रहेंगी और परेशानी बनी रहेगी। मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही मामा बोले, तू अपने शहर वापस आ जा। नैना, मैं वहाँ आऊंगी तो चेतन फिर परेशान करेगा। मामा, नहीं नैना, तू चिंता ना कर, चेतन की तो दूसरी शादी हो गई है। ये सुनते ही नैना को जोर का झटका लगा। वह चेतन से दूर हो चुकी थी, लेकिन वह उसका पहला प्यार था। कोई लड़की अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाती। वही तो था जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, अपनों को छोड़ा। आखिर में उसी ने इतना मजबूर कर दिया कि नैना को उसे छोड़कर यहाँ से दूसरे शहर में अपने बच्चे की रक्षा के लिए आना पड़ा। उसके सामने सारी कहानी किसी फिल्म की तरह दौड़ गई। उन सारी चीज़ों को याद करके और साथ ही चेतन की, उसके पहले प्यार की, दूसरी शादी की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हुई। वह फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। मामा ने समझाया, देख बेटा, उसने दूसरी शादी कर ली है, अब वह अपने गांव में रहता है। नैना, फैक्ट्री की नौकरी। मामा,
अरे उसकी हरकतों को देखकर फैक्ट्री वालों ने उसे निकाल दिया। जब से उसकी टांग टूटी है वह ज़्यादा कुछ करने लायक तो बचा ही नहीं, इसलिए अभी वह गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। अब तो वह शहर आता ही नहीं है। अब तू आराम से वापस आ सकती है। वहाँ तू पुराने जिन घरों में तू नौकरी करती थी वहाँ एक बार फ़ोन करके बात कर ले, हो सकता है तुझे फिर से नौकरी मिल जाए, फिर से वे लोग तुझे काम पर रख लें। मामा का सुझाव सुनकर नैना को लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने थोड़ी देर सोच विचार किया और एक फैसले पर पहुंच गई। नैना बोली, मामा जी ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। बद्री ने कहा, बेटा ठीक है तुम चली जाओ, मैं डॉक्टर साहब को समझा दूंगा। सुषमा बोली, भैया डॉक्टर साहब को इसका पता मत देना, उनको बोल देना कि वह अपने पति के पास वापस लौट गई है। इससे उनकी अमन को गोद लेने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, फिर वे उसे ढूंढेंगे भी नहीं और न ही इसे परेशान करेंगे। बद्री चाचा ने कहा कि ये सही रहेगा। आखिर ये तय हुआ कि मामा के साथ नैना वापस लौट आएगी। शाम की गाड़ी में नैना और अमन मामा के साथ वापस लौट आए। उनके जाने के दूसरे दिन डॉक्टर साहब के यहाँ से बद्री का बुलावा आया। बद्री वहाँ पहुँचा। नैना के विषय में माँ जी ने उससे पूछा तो उसने कहा, माँ जी कल नैना का पति उसे लेने आया था, वह अपने पति के पास वापस लौट गई है। ये सुनकर माँ जी और डॉक्टर की पत्नी दोनों को झटका लगा, लेकिन अब उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। जब नैना ही वापस लौट गई तो अमन कहाँ से मिलता। धीरे धीरे वहाँ पर मामला शांत होता चला गया। नैना मामा के यहाँ लौट आई थी। मामी के चेहरे पर तनाव दिखना चालू हो गया था, लेकिन मामा ने जब उसे सारी कहानी बताई तो उसे भी नैना के ऊपर दया आने लगी। लेकिन नैना स्वाभिमानी थी, वह उनकी दया पर जीना नहीं चाहती थी। वह मिश्रा मैडम से मिलने उनके घर पर पहुंची। उस समय मिश्रा मैडम अकेली थीं। बच्चे खेलने गए हुए थे। अमन और नैना को देखकर मिश्रा मैडम बहुत खुश हुईं। उसने उसे बिठाया। फिर नैना ने अपनी सारी बात कह सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे वापस आना पड़ा। सारी बातें सुनकर मिश्रा मैडम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नैना तू चिंता मत कर, तू कल से काम पर आ जा। तेरे जाने के बाद जो भी कुक मिले उसका खाना बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। मैं अभी तक 3 कुक बदल चुकी हूँ। आखिरी वाली को अभी 3 दिन पहले ही महीना पूरा होने पर उसे मैंने बंद करवा दिया था। अब तू आ गई है तो बच्चे भी खुश होंगे। उसने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन से ही मिश्रा मैडम के यहाँ काम पर लग गई। मिश्रा मैडम का घर मेरे घर से तीसरे नंबर पर पड़ता है। बीच में मांडवे मैडम का घर पड़ता है। मांडवे जी वकील हैं और मैडम बैंक में अकाउंटेंट हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी चंदा और 7 साल का बेटा अंकुश। मांडवे जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी और उनकी पत्नी 36 वर्ष के आसपास की हैं। मांडवे मैडम को अस्थमा की बीमारी है। उनको कभी कभी अस्थमा के अटैक आते हैं और वे इन्हेलर का इस्तेमाल करती हैं। इस वजह से उन्हें ज़्यादा काम नहीं हो पाता, तो उन्हें भी एक कुक की ज़रूरत थी। मिश्रा मैडम के कहने पर उन्होंने भी नैना को अपने यहाँ काम पर रख लिया। डॉक्टर दीदी यानी मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पति सऊदी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट हैं। वे साल में 10 महीने विदेश में ही रहते हैं। हमारी एक बेटी है मधु, जो लगभग अमन के ही आसपास की उम्र की होगी। मिश्रा मैडम से बातचीत के दौरान उन्होंने नैना की चर्चा चलाई। मुझे भी अपने लिए कुक की आवश्यकता थी, जो कुक के साथ साथ मेरे कॉलेज जाने की स्थिति में कभी कभी जब आया ना आए तब बच्चे को भी देख सके। उसके लिए नैना एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती थी। मैंने उससे बात करने के लिए घर भेजने को कहा। नैना जब घर आई तो उसे बातचीत करने के बाद मुझे वह काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसे ऑफर दिया कि वह आकर हम लोग के साथ ही रह ले और अपने बच्चे के साथ मेरी बिटिया का भी ध्यान रख ले। इस प्रकार से नैना को लगातार 3 घरों में काम मिल गया। उसके रहने का भी इंतजाम हो गया। मेरे पिताजी होम्यो के डॉक्टर थे और मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ दिया करते थे। बचपन से उन्हें दवाएं निकाल कर देने में मदद का काम मैं करती थी, इसलिए मुझे बहुत सारी दवाएं और उनके प्रयोग की जानकारी थी। नैना को और उसके बच्चे को अक्सर मैं सर्दी, खांसी, बुखार या पेट खराब हो जाने पर दवा दे देती थी। उससे दोनों को आराम मिलता था। इसलिए नैना ने मुझे डॉक्टर दीदी बुलाना चालू कर दिया था। नैना ने मुझे अपनी और अपने पति के विषय में चर्चा के दौरान बताया
तो मैंने उसे सलाह दी कि मांडवे जी वकील हैं, तुम बच्चे के भरण पोषण का केस कोर्ट में लगाओ तो हो सकता है कि तुम्हें बच्चे के पालन पोषण के लिए कुछ हर्जाना मिल जाएगा, जो बच्चे के नाम से डिपॉजिट कर देना, बाद में उसके काम आएगा। पहले तो नैना इस बात के लिए राजी नहीं हुई, वह एकदम गुस्सा हो गई। उसने कहा, मैं अपने बेटे को अपनी मेहनत से कमाकर खिला सकती हूँ। मेरे काफ़ी समझाने पर वह ये मानने को तैयार हुई कि पिता होने के नाते चेतन के पैसे पर अमन का भी हक है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे के लालन पालन के लिए पैसे खर्च करे। काफ़ी दिनों तक समझाने के बाद एक दिन मैंने मांडवे मैडम से भी इस विषय में बात की और वकील साहब से जानकारी लेने को कहा। अपने पति से चर्चा करने के बाद उन्होंने मांडवे साहब से उसकी बात करा दी। वकील साहब को नैना ने जब पूरी जानकारी दी तो सारी बातों पर गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। कानून के हिसाब से उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन वह सब करने का कोई खास फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि हम अमन के पालन पोषण के लिए मुआवजे की मांग कर लेते हैं। नैना को भी उसके साथ रहने में या उसकी दूसरी पत्नी का घर बिगाड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भी सहमत हो गई। मांडवे मैडम ने नैना को आश्वासन दिया था कि वकील साहब उसका केस फ्री में लड़ेंगे। अदालत में केस लगा दिया गया। चेतन केस लगने से काफी चिंतित हुआ। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नैना उसके ऊपर केस भी लगा सकती है। कोर्ट का नोटिस उसके पास पहुंचा। जब वह पहली बार पेशी पर पहुंचा तो उसने नैना से बात करने की कोशिश की। मांडवे जी ने पहले ही नैना को बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के झांसे में न आए और उससे ज़्यादा बातचीत ना करे। उसे देखकर नैना का मन तो बहुत किया, मगर अपने आप को संभाल कर नैना ने उससे बात नहीं की और बाहर निकल गई। केस चलता रहा। महीने 2 महीने में पेशी होती रही और इस प्रकार से समय आगे बढ़ता गया। इसी बीच लोक अदालत लगने वाली थी, जिसमें नैना का केस भी ट्रांसफर हो गया। लोक अदालत में सुनवाई हुई और उन्होंने दोनों पक्षों से आपसी समझौते के आधार पर 80,000 का मुआवजा तय कर दिया, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गया और चेतन ने 1 महीने के अंदर नैना को 80,000 दे दिए। नैना ने उन पैसों को बैंक में अपने और अमन के नाम फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दिया। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक कोरोना की पहली लहर चालू हो गई। कोरोना की लहर ऐसी चली थी कि सब उसकी चपेट में आते जा रहे थे। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक कोरोना की पहली लहर चालू हो गई। कोरोना की लहर ऐसी चल रही थी कि सब उसकी चपेट में आते जा रहे थे। मैंने नैना को नियमित रूप से मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करके ही घर के बाहर जाना और आते ही फिर नहाकर फ्रेश कपड़े पहनकर बच्चों के साथ मिलने की सख्त हिदायत दी थी। मैं खुद भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके थे। मांडवे जी थोड़े अति उत्साही किस्म के व्यक्ति थे और वह जो समय था वह अति उत्साह का कतई नहीं था। एक दिन उन्हें सर्दी खांसी हो गई। उस समय सर्दी खांसी का मतलब ऐसा था कि लोग डर जाते थे। नैना ने मुझे आकर बताया तो मैंने मांडवे मैडम से पूछा। उन्होंने बताया, हाँ, वकील साहब को कोरोना जैसे सिम्टम दिख रहे हैं। उनको ऊपर अलग कमरे में रहने के लिए बोल दिया है। मैंने नैना को वहां से जाने से मना कर दिया क्योंकि बच्चे उसके भी छोटे थे और मेरे भी छोटे थे। ऐसी स्थिति में उनको कोरोना हो जाने से दिक्कत हो सकती थी। मैंने मांडवे मैडम को बात बताई तो वे थोड़ा विचलित हो गईं। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, खाने का सामान नैना यहीं से बनाकर आपके घर के बाहर पहुंचा दिया करेगी। ये सुनकर उनको थोड़ी राहत मिली। उसी दिन से डिस्पोजल बर्तन में खाना बनाकर नैना उनके गेट पर रखाती थी। 2 दिन के बाद मांडवे मैडम ने फोन किया कि उन्हें भी सर्दी खांसी हो रही है और बच्चों में भी उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी सबको कोरोना हो गया था। मांडवी जी की कोरोना टेस्टिंग हुई तो साथ में चारों की टेस्टिंग हुई और चारों को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। घर के सामने लाल रंग का पोस्टर लगा दिया गया। खाना पैक करने वाला डिस्पोजल पैकेट मेरे पास रखा हुआ था। उसमें खाना बनाकर पैक करके नैना उनकी दीवार पर रखाती थी और वे उसे ले लेते थे। समय आगे बढ़ता गया। 1 हफ्ता बीतते बीतते वकील साहब की तबीयत ठीक होने लगी थी और बच्चों की तबीयत भी काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन मांडवी मैडम की हालत अभी भी गड़बड़ लग रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल कम मिला। फेफड़ों में इन्फेक्शन भी दिखाई दे रहा था तो उन्हें भर्ती कर लिया गया। मांडवी मैडम के हॉस्पिटलाइज्ड हो जाने से बच्चों की देखभाल की समस्या आ गई।
मैं भी झिझक रही थी क्योंकि मेरे यहाँ बेटी छोटी थी। मांडवे मैडम के यहाँ काम करते करते नैना को भी काफ़ी साल हो चुके थे, इसलिए उसके साथ उसका एक अलग ही संबंध था। बच्चों के साथ भी उसकी काफ़ी आत्मीयता थी। नैना ने मुझसे कहा, मैं एक काम करती हूँ, अमन को लेकर मांडवे मैडम के यहाँ चली जाती हूँ। मैंने सहमति व्यक्त कर दी। अब मांडवे जी का हॉस्पिटल का चक्कर लगता रहता। नैना घर पर रहकर बच्चों का भी ख्याल रखती। लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, तो मैं घर पर ही थी। बच्चे की देखभाल, खाना बनाना, सब कुछ आसानी से हो जाता था। यही स्थिति मिश्रा मैडम की भी थी। सभी अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे। बस दूर से देखकर हाथ हिलाना, आंखों से इशारा करना, बस इतनी जान पहचान बाकी रह गई थी। कोई भी किसी से मिलने जाने से हिचक रहा था, और अगर ये पता चल जाए कि कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बाद तो उस दिशा की ओर मुड़कर देखने में भी आदमी डरने लगा था। नैना के मांडवी मैडम के यहाँ रुक जाने से मांडवी जी भी निश्चिंत हो गए। बच्चे भी खुश थे। लगभग 15 दिन वे हॉस्पिटलाइज्ड रहे। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वे वापस लौट आईं, लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लाकर रख दिया गया था और दिन में जरूरत पड़ने पर वे उसका इस्तेमाल करती रहती थीं। अधिकांश समय वे बिस्तर पर ही रहती। थोड़ा बहुत चलने से उनको थकावट होने लगती थी। नैना उनका भी भरपूर ख्याल रखती। एक रात को अचानक उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल गिरकर 60 से 70 के बीच आ गया। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन आ चुका था। ऑक्सीजन का लेवल भी गिरता उठता रहा। हॉस्पिटलाइज्ड हुए उन्हें लगभग 20 दिन हो चुके थे। अस्थमा के पेशेंट होने की वजह से शायद फेफड़ों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। उनकी हालत दिन ब दिन ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लगभग महीने भर तक वे हॉस्पिटल में रहीं। इस दौरान उन्हें कई चित्र विचित्र अनुभव से होकर गुजरना पड़ा और उसने उनकी मानसिक स्थिति को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। वे बेहद सरल और कोमल हृदय की महिला थीं। महिलाओं का हृदय ऐसे भी कोमल होता है, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही कोमल थीं। उनके साथ जो घटनाएं पहले दौर में हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान घटी थीं, उसे याद करके वह सिहर जाया करती थीं। उनके वार्ड में भर्ती कई मरीज उनके सामने ही अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए थे। जब फिर दोबारा भर्ती हुई तो फिर से कुछ कुछ वैसा ही घटनाक्रम चलने लगा था, क्योंकि वह आईसीयू में भर्ती थीं और आईसीयू में उन्हें उन्हीं मरीजों को डाला जाता था जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। कोरोना के काल में अस्पतालों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि जिन अस्पतालों में 200 बेड की व्यवस्था थी वहां 500 मरीज भरे पड़े थे। जहां 500 मरीजों की व्यवस्था थी वहां 1000-1200 मरीज पहुंच चुके थे। बरामदे में, दलान में, हर तरफ मरीज ही मरीज दिखाई देते थे। 2-3 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। महीने भर के इलाज के बाद मांडवे मैडम भी घर आ चुकी थीं, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थीं। उन्हें चलने फिरने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, उनका स्वास्थ्य भी सुधरता गया। कोरोना वैक्सीन की खोज हो चुकी थी और वह लोगों के लिए उपलब्ध होना प्रारंभ हो गई थी। समय आगे बढ़ता रहा और फिर दूसरी लहर का प्रकोप कहर बनकर टूटा। इस बार फिर मांडवे जी को पहले कोरोना हुआ। पहले की तुलना में इस बार पीड़ित लोगों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उनको घर पर ही क्वारंटाइन करके कुछ आवश्यक दवाइयाँ देकर छोड़ दिया जा रहा था। उन्हें भी छोड़ दिया गया। एक कमरे में उनको अलग कर दिया गया और दवाई चलती रही। 4-5 दिन के बाद उनकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसके बाद मांडवे मैडम को फिर से कोरोना हो गया। जिनको फेफड़ों की समस्या थी उनको कोरोना ने बुरी तरह से प्रभावित किया। मांडवे जी तो उभर आए, लेकिन मैडम फिर से हॉस्पिटलाइज हो गईं। इस बार उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे गिर गया। मांडवे जी ने भी काफ़ी जुगाड़ जमा कर रेमडेसिविर नामक एक इंजेक्शन, जो कि उस समय काफ़ी चल रहा था, उसे ब्लैक में 26,000 में खरीदा और एक डोज उनको लगा दी गई। उस समय ये इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहा था और मार्केट में उसका अभाव था या अभाव पैदा किया गया था और ये मुश्किल से मिल रहा था। इसके लगाने से कोरोना के मरीजों के ठीक होने के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इंजेक्शन इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लोग उसके लिए पागल थे, ऐसा माना जा रहा था।
कि जिनको रेमडेसिविर लग जाए वो बच जाएंगे। इसे देखते हुए दवा व्यवसायियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया था और ये दवा काफ़ी महंगे दामों पर बिक रही थी। रेमडेसिविर के 2 डोज लग जाने के बाद भी मांडवे मैडम की हालत बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी। लगभग महीने भर तक जिंदगी और मौत से उनकी जंग चलती रही। ऑक्सीजन लेवल 75 और 80 के बीच में चल रहा था, कभी 85 तक भी पहुंच जाता, लेकिन उसके आगे जा ही नहीं पा रहा था। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। उस समय आईसीयू में भी इतनी भीड़ भाड़ चल रही थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस मरीजों के आते ही थोड़े ठीक मरीजों को बाहर निकाल दिया जाता था और उन्हें वार्ड में रख लिया जाता था। वार्डों में भी मरीजों को रखने की जगह नहीं थी। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में डॉक्टर और नर्स मेडिकल स्टाफ के साथ अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे थे मौत के भयानक तांडव से लोगों को बचाने की। मांडवे मैडम आईसीयू से निकालने के बाद जिस वार्ड में थीं, उसमें उनके आसपास सभी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीज ही थे। उस समय घर वालों को भी अंदर वार्ड में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी और जो मेडिकल स्टाफ था वही देखभाल कर रहा था। इतने दिनों तक हॉस्पिटलाइज होने की वजह से और अपने परिवार से दूर रहने की वजह से उनका मनोबल टूट चुका था। वे बेड नंबर 17 पर थीं। वह 27 तारीख की बात है जब उनके सामने के बेड नंबर 6 और 7 के मरीज एक साथ परलोक सिधार गए। जैसे ही वे खत्म हुए, उनकी बॉडी को प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया गया। फोन पर बात करते हुए मांडवे मैडम ने मुझे ये दिखाया था। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन दोनों लाशों को वहां उस प्रकार से रखा हुआ देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी। किसी तरह से मेडिकल स्टाफ ने उनको संभाला, लेकिन उनके दिल में डर बैठ चुका था। शाम होते होते उनके बगल के बेड नंबर 18 का मरीज भी खत्म हो गया। उस दिन शायद यमराज अपनी आक्रामक लीला में आ चुके थे। कुल 20 मरीजों वाले उस वार्ड में उस दिन 6 लोगों की मौत हुई। 6 लाश मैडम के सामने से निकली और 6वीं लाश के साथ मैडम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वे चीखने चिल्लाने लगी थीं। किसी तरह से उनको दवाई देकर शांत किया, लेकिन शायद मानसिक रूप से वे अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुकी थीं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अगले दिन 27 की शाम को 7:30 बजे उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। जैसा कि समय चल रहा था, नगर पालिका के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। घर वालों को उन्हें देखने का अवसर भी नहीं मिला। उस समय लाशों के ढेर ट्रकों में लाद कर ले जाए जा रहे थे और नगर पालिका के कर्मचारी लावारिस लाश की तरह उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। मौत का तांडव हर तरफ मचा हुआ था और मांडवे मैडम भी उसकी चपेट में आ चुकी थीं। कुछ दिन बाद नैना को भी कोरोना हो गया। हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वह स्वस्थ होकर घर लौट आई। तब तक अमन, मधु और दोनों बच्चे मेरे यहाँ रहे। मैडम की मौत हो जाने के बाद मांडवे जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्हें दोबारा सांस की तकलीफ चालू हो गई और फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वे वापस लौटे। वे काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे। उनका वजन 10 किलो कम हो चुका था। नैना के वापस आने के बाद उनकी काफ़ी देखभाल की और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। बच्चे अभी मेरे ही पास थे और चारों बच्चे मिलकर घर में खूब धमा चौकड़ी मचाते थे। मेरा भी समय बढ़िया निकल जा रहा था। दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियां सामान्य होने लगीं और सभी को वैक्सीन लगने लगी, तब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। मई के महीने में नैना को मुआवजा मिल चुका था। उसी के 1 हफ्ते के बाद उसकी सास का वह फोन आया था जहां से आप लोगों ने इस कहानी को सुनना प्रारंभ किया था। उसकी सास ने फोन किया था क्योंकि वह चाहती थी कि उसके बच्चे अमन का नाम बची हुई जमीन के नॉमिनी में डाल दिया जाए, क्योंकि चेतन की दूसरी पत्नी के दोनों लड़कियां थीं और उनके विचार से लड़का ही असली वारिस होता था। उसकी बात पर नैना और सास की तकरार चल रही थी। आखिर तक नैना उस बात के लिए राजी नहीं हुई कि अमन का नाम उसके नॉमिनी में डाला जाए। मैंने बाद में उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह बिल्कुल राजी नहीं हुई। सास ने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन नैना टस से मस नहीं हुई। आखिर में उसकी सास भी अगस्त के महीने में स्वर्गवासी हो गई। उनके जाने के बाद सारी जमीन, जो लगभग 2 एकड़ के आसपास हो चुकी थी, वह चेतन के नाम हो गई।
कोरोना काल में हुए नुकसान और कई अन्य चीज़ों की बात करके चेतन ने धीरे धीरे 1 एकड़ जमीन बेच दी। अब उसके पास केवल 1 ही एकड़ जमीन बचा था। पैसे आने पर उसने शराब पीना फिर से चालू कर दिया और धीरे धीरे बाकी जमीन भी बिक चुकी थी। उसकी जिंदगी उसी प्रकार से चल रही थी। एक दिन मैं मांडवे जी के साथ बात करती हुई बैठी थी, तो मैंने उनसे यूं ही बात रखते हुए पूछा, भाई साहब, बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी बात से बेबी सहमत हुए। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं डरता हूँ कि सौतेली माँ आएगी तो इन बच्चों के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। ये बात वाकई परेशानी पैदा कर सकती थी। मेरे दिमाग में कुछ दूसरी बात चल रही थी। मैं उन्हें टटोल रही थी कि वे दूसरी शादी करना चाहते हैं या नहीं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे इसके लिए सहमत हैं। मैंने उसी दिन नैना से भी पूछा, नैना, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हो या विवाह करना चाहती हो? नैना ने कहा, नहीं डॉक्टर दीदी, मैं अमन के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी। काफ़ी समझाइश देने के बाद वह इस बात पर विचार करने की स्थिति में आ गई थी। अमन को भी मांडवे साहब ने उसी स्कूल में डलवा दिया था जिसमें उनके बच्चे पढ़ते थे और उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले ली थी। नैना ने इसके लिए काफ़ी इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने जिस प्रकार से मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की सेवा की है, उसके बदले में मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है। तुम उनका ख्याल रखो, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। ये एक अलिखित समझौता था जो उन दोनों के बीच बन चुका था और नैना ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। नैना के रहने से मांडवे जी को काफ़ी राहत हो जाती थी, क्योंकि बच्चों के उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था वह कर देती थी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें स्कूल भी छोड़ आती थी। तीनों बच्चों का स्कूल तो एक ही था। धीरे धीरे सभी चीज़ें लाइन अप हो गई थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर नैना और मांडवे जी आपसी सहमति से विवाह कर लें तो नैना का भी घर बस जाएगा और मांडवे जी के बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो जाएगी। मैंने नैना से इस बारे में बात की तो वह शुरू में बिल्कुल राजी नहीं हुई। लगभग 1 डेढ़ महीने तक हम इसी बात पर चर्चा और बहस करते रहे। वह लगातार इनकार करती रही, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि जिस प्रकार से मांडवे जी को एक पत्नी की जरूरत है, उनके बच्चों को एक माँ की जरूरत है, ठीक वैसे ही नैना को भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित घर और पति मिल जाए तो उसके और अमन दोनों के लिए अच्छा रहेगा। नैना जिस प्रकार से मांडवे जी के बच्चों की देखभाल कर रही थी, उससे उन्हें अपनी माँ की कमी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। वह उनका सभी प्रकार से ख्याल रखती थी। ये सब देखते हुए वह उनके लिए एक अच्छी माँ साबित होगी, ऐसा मुझे लगता था। उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मुझे उनकी चिंता होती थी। मांडवे मैडम से मेरे इतने आत्मीय संबंध थे कि मैं उनके बच्चों को हमेशा खुश और संतुष्ट देखना चाहती थी। इसके लिए मुझे नैना से उपयुक्त कोई महिला दिखाई नहीं दे रही थी। मांडवे जी के परिवार वालों की तरफ से भी विवाह करने का दबाव बढ़ता जा रहा था और उनके लिए रिश्तों का आना भी चालू हो गया था। मांडवे जी भी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक दिन बातचीत के दौरान वे मुझसे इस बारे में बोले, देखिए बहन जी, मुझसे दोबारा शादी कर लेने की बातें घर वाले कर रहे हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूं? शादी कर भी लूं तो नई पत्नी मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, इसकी भी मुझे बड़ी चिंता है। मैं तो दिन भर कोर्ट में रहता हूँ, वह तो नैना है, इसलिए सब चल जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ सुझाव दीजिए, मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा, भाई साहब, नैना के बारे में आपका क्या विचार है? एक पल को रुके और बोले, बहुत अच्छी लड़की है। उसने तो बच्चों को माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसी की वजह से तो मैं आसानी से सब कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने अब उनसे सीधा सवाल किया, तो आप नैना से ही शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी बात सुनकर मांडवे जी सकपका गए, फिर बोले, आप क्या कह रही हैं? वह तो बहुत छोटी है। मांडवे जी की बातों से मुझे आभास हुआ कि वह तैयार हैं। नैना से मैंने इस विषय पर चर्चा की और लगभग 1 हफ्ते तक कसमकस के बाद वह मान गई। अभी 1 महीने पहले दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई। दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।